हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सदिशों के संयोजन पे। मतलब आज अपन दो या दो से अधिक सदिशों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से उनका योग किया जाता है, उसी पर अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही साथ अपन लोग देखेंगे कि अगर सपोज मेरे पास दो सदिश है, माना मेरे पास दो सदिश है, दोनों को जोड़ने पर जो मेरे पास सदिश आएगा उस सदिश को मैं क्या बोलूंगा, परिणामी सदिश बोलूंगा। दो सदिशों को जोड़ने पर जो मेरे पास सदिश आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, परिणामी सदिश। और मैं आज के लेक्चर में उस परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा निकालने की क्या करेंगे, अपन लोग बात करेंगे। अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से मैं परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा ज्ञात कर सकता हूं। चाहे मेरे पास किसी भी तरीके के दो वेक्टर हो, दो सदिश हो, जिनको मेरे को आपस में क्या करना, जोड़ना है। लेकिन उससे पहले अपन लोग को कुछ नियम पता होने चाहिए। तो जब भी अपन सदिशों का संयोजन करते हैं तो अपन तीन नियमों पे यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे बेटा। तीन नियम पे बात करेंगे, जिसमें से पहला अपन लोगों का अपने पास त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का आई बस में। फिर अपन लोगों के पास होगा समांतर चतुर्भुज का नियम, और एक मेरे पास होगा बहुभुज का नियम। ठीक है ना। तो मैं जब भी सदिशों के संयोजन की बात करूंगा तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे तीन नियम पे बात करूंगा। एक होगा मेरे पास सदिशों के संयोजन का त्रिभुज का नियम, दूसरा मेरे पास होगा सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा मेरे पास होगा सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम। अब मैं यहां पे अगर बात करूं तो मैं त्रिभुज के नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या करूंगा, किन्हीं दो सदिशों को जोड़ना सीखूंगा। त्रिभुज के नियम से और समांतर चतुर्भुज के नियम से दो सदिशों को आपस में जोड़ना सीखूंगा। और जो बहुभुज का नियम होता है, देखो नाम से पता है बहुभुज, मतलब जिसमें मैं बहुत सारे सदिशों को, दो से अधिक सदिशों को क्या करूंगा, जोड़ना सीखूंगा। तो उसको मैं किसके अंतर्गत पढ़ूंगा, बहुभुज का नियम पढ़ूंगा। अब आपको ध्यान से देखना कि जो अपन को यहां पे सदिशों का योग करना है। अपन पढ़ेंगे तो तीनों टॉपिक, लेकिन आगे जाके जब अपन सदिशों का योग नियम पे जब भी बात करेंगे, जब भी अपन परिणामी सदिश मतलब दो सदिशों को जोड़ना, तो जब भी अपन परिणामी सदिश निकालेंगे तो हमेशा किससे निकालेंगे अपन लोग, समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे। कि जो मेरे पास सबसे पहले सदिशों के संयोजन का जो नियम दिया गया था वो था आप लोगों के पास त्रिभुज का नियम, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करने पे जो अपने पास नया नियम बना वो क्या बना, समांतर चतुर्भुज का नियम। मतलब जो काम अपन इसमें करेंगे वही का वही काम अपन लोग इसमें करेंगे, लेकिन यहां पर सदिशों को जोड़ने के लिए अपन त्रिभुज काम में लेंगे, और यहां पे सदिशों को जोड़ने के लिए अपन समांतर चतुर्भुज काम में लेंगे, और डेटा दोनों का एक समान आएगा। लेकिन जब अपन पढ़ लेंगे अच्छे से, और जब अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा किससे करेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को त्रिभुज का नियम पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज का नियम की केवल हिंट दूंगा, बाकी का समांतर चतुर्भुज का नियम आप लोग खुद पूरा अपने लेवल पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में। तो अपन सबसे पहले आज बात करते हैं किस पर, त्रिभुज के नियम पर। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज का नियम पर अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, तो देखना बेटा, अब आपको ध्यान से देखना। सपोज आपको दो सदिश दे दिए, सदिश ए, सदिश बी, और बोला कि इनको जोड़। तो ऐसी कंडीशन पे अब जोड़ने वाली बात आ गई। सबसे पहले कौन आया, त्रिभुज सामने है, त्रिभुज का नियम सामने है कि मैं इन दोनों सदिशों को जोड़ के बताऊंगा। तो उसने क्या बोला कि आप ऐसा त्रिभुज लो, आप ऐसा, अब त्रिभुज की कितनी साइड होती है, तीन साइड होती है, तीन भुजाएं होती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा त्रिभुज लो कि जब उस त्रिभुज पे इन सदिशों को रखो तो उनकी दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, सदिशों की दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक ऐसा त्रिभुज ले लिया,
देखो ऐसा कोई त्रिभुज ले लिया इस तरीके का। अब आप देखो इस वाली भुजा पे तो मैंने ये सदिश उठाया और एज इट इज ऐसा कैसा रख दिया, ठीक है ना। सदिश बी उठाया और इस तरीके से रखा कि सदिश ए का तो सिर और सदिश बी की पूंछ आपस में मिल जाए। तो आप देखो दोनों एक ही दिशा में हो गए, एक ही दिशा, ऐसे गए, एक दिशा हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसी कंडीशन पे त्रिभुज के नियम ने क्या बोला, त्रिभुज के नियम ने बोला कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं पे तो दोनों सदिश इस तरीके से रख दो कि एक का सर हो और एक का क्या हो, टेल हो, पूंछ हो। तो ऐसी कंडीशन पे जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त किया जाएगा। परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त किया जाएगा और उसकी दिशा इन दोनों सदिशों के विपरीत होगी। तो अब देखो ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से गए, इस तरीके से गए, तो अपन ऐसी तो जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो परिणामी सदिश होगा, अब ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो अब जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश आपके पास होगा आर वेक्टर। और आर वेक्टर किस तरीके से व्यक्त करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा आपके पास। मतलब सदिश ए और सदिश बी का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, आर वेक्टर के बराबर होगा। और वो आर जो सदिश होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा क्या होगा, प्रदर्शित होगा और उसकी दिशा इन दोनों के विपरीत दिशा में होगी और जस्ट अपोजिट आएगी, इस तरीके से आएगा। तो सदिश ए बी तो सदिश सी ऐसे जाएगा, क्योंकि अपन क्या सोचेंगे, ऐसे गए, ऐसे जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इधर गए। तो जो आपके पास त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो किसको व्यक्त करेगी, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी और उसकी दिशा इन दोनों सदिश के जस्ट विपरीत दिशा में आएगी। तो ऐसी कंडीशन पे आपका जो परिणाम, अब ये जो आर वेक्टर है ये आपका कौन सा सदिश होगा, परिणामी सदिश होगा। आई नहीं बात समझ में, देखो इसको एक बार जल्दी से। अरे बात समझे। तो जब भी त्रिभुज ने क्या बोला कि जब भी आप त्रिभुज के नियम पे बात करोगे तो दो भुजाओं पे दोनों सदिश रख दो, तो जो तीसरी भुजा बचेगी वो परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी और उसकी दिशा उन दोनों सदिश के क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी। आई बस में अब जबरदस्ती नहीं कि हर बार ऐसा ही सदिश हो सकता है कि आपके पास इस तरीके से एक पी वेक्टर हो और एक क्यू वेक्टर इस तरीके से हो और कोई बोल दे कि इनको जोड़ो। तो अब मैं ऐसा त्रिभुज लूंगा इस तरीके से, इस तरीके का कोई त्रिभुज बनेगा, इसको उठा के यहां पे रख दूंगा, देखो पी वेक्टर और इधर की तरफ क्यू वेक्टर उठा के इधर रख दिया। तो देखो अब ये एक ही दिशा में हो गए कि नहीं हो गए, इधर से इधर। तो जो परिणामी सदिश होगा वो तीसरी भुजा से जस्ट विपरीत दिशा में, जस्ट उल्टा आ जाएगा और वो होगा आर वेक्टर इक्वल टू कितना रहेगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे त्रिभुज के नियम ने क्या बोला, त्रिभुज के नियम ने सिंपल सा बोला कि दो सदिश को इस तरीके, त्रिभुज की दो भुजाओं पे इस तरीके से रखो कि एक का सर हो और एक का टैल हो, पूंछ हो। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या देखेंगे कि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो गए इसी तरीके से। तो जो परिणामी सदिश होगा वो तीसरी भुजा से पर होगा और उसकी दिशा इन दोनों के जस्ट विपरीत दिशा में होगी। किस तरीके से व्यक्त होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये त्रिभुज के नियम ने बोला। अब जैसे त्रिभुज के नियम ने बोला तो दूसरे जो साइंटिस्ट लोग बैठे थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो बोल रहे हो हम मान लेते हैं। अब आपको पता होता है कि किसी भी सदिश के पास परिमाण भी होता है तो दिशा भी होती है, किसी भी सदिश के पास परिणाम भी होता है, परिमाण भी होता है तो साथ में दिशा भी होती है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि आप कैसे भी करके हमको इस परिणामी सदिश की, ठीक है ना, परिमाण के बारे में भी बता दो, साथ में इसकी दिशा के बारे में भी बता दो। अगर आपने इसका परिमाण और दिशा बता दिया तो हम मान लेंगे जो आप बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, और अगर आप इसकी दिशा और परिमाण नहीं बता पाए इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो। तो अब अपन इस परिणामी सदिश का परिमाण भी निकालेंगे तो साथ ही साथ में इसकी दिशा भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखना बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैं सबको हटा देता हूं यहां से, अब आपको ध्यान से देखना है। अब मान लेते हैं आपके पास ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, आगे बस में। तो फिक्स है जो परिणामी सदिश होगा वो इधर की तरफ ऐसे कहीं होगा,
इस तरीके से, और ये होगा आपके पास आर वेक्टर, और इसको कैसे लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैंने परिणामी सदिश लिख दिया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण। आगे बस में तो आप बहुत ध्यान से देखना, ये रहा सदिश ए, ये रहा सदिश बी। अब अगर मैं सदिश ए को डैश डैश करके आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल, मैंने मान लिया कि ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, थीटा। आगे बस में तो जो थीटा होगा, थीटा थीटा क्या है आप लोगों के पास, सदिश ए और सदिश बी के मध्य। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो थीटा क्या है, सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण। अब आपको ध्यान से देखना कि जो सदिश बी है, अगर मैं इसका इधर वाला घटक लेता हूं, इधर वाला घटक लेता हूं इस तरीके से, तो आप देखना सदिश का इधर वाला जो घटक होगा, तो आप देखो ये क्षैतिज लाइन हो गई, ये ऊर्ध्वाधर हो गई, ये क्षैतिज हो गई और ये ऊर्ध्वाधर हो गई। तो जब अब ये x अक्ष हो गई और ये y अक्ष हो गई कि नहीं हो गई, तो अब जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ हमेशा कौन आता है, कॉस। तो इधर कितना जाएगा, b cos थीटा, और जो y अक्ष होती है उस पे हमेशा कौन आता है, b sin थीटा। तो इधर की तरफ आ गया b cos थीटा और इधर की तरफ आ गया b sin थीटा। मुझे क्या याद करना है, परिमाण याद करना है, परिणामी सदिश का परिमाण याद करना है। परिमाण मतलब मेरे को दिशा से कोई मतलब नहीं, केवल परिमाण परिमाण लूंगा। आगे बस में तो यहाँ पे परिमाण कितना है a, यहाँ पे परिमाण कितना हो गया b cos थीटा, यहाँ पे ये वाला परिमाण कितना हो गया b sin थीटा, और ये मुझे ज्ञात करना है, इसका परिमाण मुझे ज्ञात करना है। तब आपको ध्यान से देखना, इसको मैं ले लेता हूं p q s t। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूं कि मेरे पास जो त्रिभुज है p s t से, ये मेरे पास एक तरीके से समकोण त्रिभुज है कि नहीं, देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, बना ना समकोण त्रिभुज। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, PT का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, PT का स्क्वायर यहाँ पे बराबर है, PT का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर प्लस PQ, सॉरी PS आएगा बेटा इधर, PS। तो PS को क्या लिख सकता हूं, PQ प्लस QS, तो हो जाएगा PQ प्लस QS का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखना PT यहां से यहां तक परिमाण कितना है, R, तो आप इसको क्या लिखोगे, R स्क्वायर बराबर TS B sin थीटा, तो हो जाएगा B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस PQ परिमाण कितना है A प्लस QS, तो ये कितना जाएगा B cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब देखो यहाँ पे भी B स्क्वायर, यहाँ पे भी B स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आप लोगों के पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, तो आप लोगों के पास R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो आप लोगों के पास R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब देखो आप लोगों के पास ये जो R है, ये R एक तरीके से क्या है, परिणामी सदिश का परिमाण। आई बस में। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आपका मन हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बस में तो देखो परिणामी, अगर दो सदिश इस तरीके से A और B चाहे कैसे भी हो,
ठीक है ना। हर स्थिति में अगर मेरे को दो सदिश का अगर योग करना है तो योग करने पे जो परिणामी सदिश होगा उसका परिमाण मेरे पास हमेशा कितना आएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं अपन। आ गई बात समझ में। तो ये तो परिमाण हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे, दिशा, r वेक्टर की दिशा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, दिशा। अब यहां पे मेरे पास a और b वेक्टर तो दिए हुए हैं और तो कुछ दिया हुआ नहीं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि a वेक्टर से इतने एंगल पे चले जाओ तो आपको r वेक्टर मिल जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना, परिणामी सदिश और सदिश a की देखो पूंछ से पूंछ मिल रही है, तो मैंने मान लिया कि ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, अल्फा। ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, अल्फा। तो मैं ये बोल दूं कि नहीं बोल दूं कि a से अल्फा डिग्री के कोण पे चले जाओ, a से अल्फा डिग्री के कोण पे चले जाओ तो आपको कौन मिल जाएगा, परिणामी सदिश मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी दिशा निकालेंगे तो हमेशा tan के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, tan के पास जाएंगे। तो tan और कितना है, अल्फा, तो ये हो गया tan अल्फा। आगे बात समझ में। अब अल्फा क्या है आप लोगों के पास, अल्फा है सदिश a सदिश r के मध्य कोण। आगे बात समझे आप लोगों को। अब आपको पता होता है कि tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है या tan होता है लंब बटा आधार। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ts अपॉन में ps। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ts अपॉन में pq प्लस qs। तो pq प्लस qs। तो ऐसी कंडीशन पर tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b sin थीटा pq a प्लस b cos थीटा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, परिणामी सदिश की सदिश a के सापेक्ष दिशा, परिणामी सदिश की सदिश a के सापेक्ष दिशा। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं मुझे a के सापेक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो b के सापेक्ष चाहिए, तो आप देखो सदिश b और सदिश r का हेड से हेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सर से सर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये कोण में कितना मान सकता हूं, बीटा। क्योंकि याद करो जब अपन ने सदिशों के बीच कोण ज्ञात करा था ना, या तो पूंछ से पूंछ मिलनी चाहिए या फिर हेड से हेड मिलना चाहिए। आगे बात समझ में आपको। तो ऐसी कंडीशन पे अब ये क्या हो जाएगा, tan बीटा। अब बीटा क्या है, बीटा सदिश b और सदिश r के मध्य कोण। आगे बात समझ में। मतलब अपन परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा किसके सापेक्ष बता रहे हैं, सदिश b के सापेक्ष बता रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जब मैंने परिणामी सदिश की दिशा a के सापेक्ष बताई थी, जब मैंने परिणामी सदिश की दिशा a के सापेक्ष बताई थी, तो ऊपर कौन आया था, b आया था कि नहीं आया था। अब मैं परिणामी सदिश की दिशा किसके सापेक्ष बता रहा हूं, b के सापेक्ष, तो ऊपर कौन आ जाएगा, a। मतलब b की जगह तो हो जाएगा a sin थीटा और a की जगह क्या हो जाएगा, b प्लस, और b की जगह क्या हो जाएगा, a cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये tan बीटा क्या बता रहा है, tan बीटा आप लोगों के पास एक तरीके से परिणामी सदिश की दिशा बताएगा। किसके सापेक्ष, सदिश b के सापेक्ष। आएंगे बस में। तो इस तरीके से मैंने परिमाणवी सदिश को व्यक्त भी करा और उस सदिश का मैंने परिमाण भी निकाला और सदिश a और सदिश b के सापेक्ष उस परिणामी सदिश की मैंने दिशा भी निकाली। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो जल्दी से इसको एक बार, ठीक है। चलो अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इनको अपन एक साथ लिख लेते हैं, देखना अब आप लोग। और बेटा ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, अपन को ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब अपन 2 से 3 बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तब जाके अपन को ये बातें थोड़ी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो ये तो गया, सदिश को व्यक्त कर दिया। सदिश को व्यक्त करने के बाद उसका अपन ने क्या निकाला था, परिमाण। परिमाण कितना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos
थीटा अपन लोगों के पास आया था, फिर अपन लोगों ने क्या निकाला, tan अल्फा, अल्फा ये रहा, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, a के सापेक्ष, r की दिशा निकाल रहे हैं, तो ऊपर कौन आएगा, b, तो अपन इसको लिखेंगे b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या निकाला, tan बीटा, tan बीटा किसके सापेक्ष है, b के सापेक्ष, r की दिशा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो b के सापेक्ष बात करेंगे तो ऊपर कौन आएगा, a, ये हो जाएगा a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब आप देखना केस फर्स्ट में मान लेते हैं कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अब थीटा 0 कब होगा, तो देखो ये है ना एंगल ऐसे होना है, अब जैसे जैसे सदिश b लेटता जाएगा थीटा की वैल्यू कम और एक टाइम पे कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आपके पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो आपके पास cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अभी वैल्यू यहां पर रख दो, रखो यहाँ पे ये वैल्यू, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा देखना, तो परिणामी सदिश का जो परिमाण आएगा आपके पास r वेक्टर वो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 1 हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये रूट में क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास देखना, तो r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, और रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो गया। तो आप लोगों के पास r वेक्टर इक्वल टू कितना आया, a प्लस b। मतलब अगर दोनों सदिश के बीच में कोण 0 डिग्री है, कोण 0 डिग्री का मतलब a वेक्टर भी इधर की तरफ है और b वेक्टर भी आपके पास इधर की तरफ है, तो उसका जो परिणामी आएगा वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो a प्लस बी करके, दिशा हटा दो और डायरेक्ट a प्लस बी। मान लेते हैं कि ये 5 और ये 3 है, तो 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 आई बस में। तो आपके पास दो बल है, मान लो 2 बल है, 5 न्यूटन का 3 न्यूटन का, और दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो अधिकतम कितना लग सकता है, 8 न्यूटन लगेगा कि नहीं लगेगा, इससे ज्यादा बल संभव है क्या, शायद सोच के देख लो, नहीं। इसका मतलब जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो जो परिणामी होगा वो परिणामी आप लोगों के पास हमेशा क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम होगा। आई नहीं आई बात समझ में। तो आर परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण बराबर होगा सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना एकदम परफेक्ट फिजिक्स की लैंग्वेज में, कि सदिश आर का परिमाण बराबर सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण। और ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, पक्के से कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब आप खुद देख लो कि सदिश ए भी इस दिशा में, सदिश बी भी इस दिशा में, तो परिणामी सदिश इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा आपके पास। और जब परिणामी सदिश इस दिशा में आएगा तो अल्फा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री हो जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा, 0। अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। चाहे रख के देख लो, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। ये रहा अल्फा, थीटा की वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 0 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपके पास, 0। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब ऊपर 0 आते ही सारा 0 हो गया कि नहीं हो गया, और 0, तो tan अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 0, tan से tan हटा दोगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। देख लो उसी डायरेक्शन में आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन अलग अलग एंगल लेके परिमाण को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखना, अगला देखना इसी तरीके का बिल्कुल केस सेकंड। केस सेकंड देखना, अगर केस सेकंड में आप लोग ले लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और आप सबको पता होता है कि cos 90 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, 0। आगे बस में तो आप देखना r का परिमाण इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस, अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, थीटा क्या है, सदिश a और b के बीच का कोण। तो सदिश a अगर इधर होगा तो सदिश b इस तरीके से होगा 90 डिग्री।
अरे बस में तो देखना अब आप लोग, तो ये हो जाएगा 2ab cos 90 डिग्री, तो ये रूट में आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो ये पूरी टर्म 0 जाएगी, तो रूट में आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास सदिश r का परिमाण, कि जब दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री होगा तो जो परिमाण होगा वो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और साथ में कुछ भी नहीं आएगा। आगे ही बस अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये चीज तो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो, ये x अक्ष के अनुदिश, ये y अक्ष के अनुदिश, तो इसको आपने पहले क्या बोलते थे, इसको ax बोलते थे, इसको क्या बोलते थे ay, और डायरेक्ट सदिश a का परिमाण कैसे लिखते थे, रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। अरे वही तो आ रहा है बीबी, अरे बस में तो बार बार ये चीज अपन प्रूफ भी कर रहे हैं कि जो आप पहले पढ़ के आए वो एकदम सही पढ़ के आए। अरे बस में आगे चले थोड़ा सा, चलो केस थर्ड में आप थीटा इक्वल टू ले लो 180 डिग्री, और आप सबको पता नहीं चाहिए cos 180 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है -1। cos 180 मतलब 180 डिग्री उल्टे, मगर सदिश A अगर इधर जा रहा है तो सदिश B जस्ट उल्टा जा रहा होगा इधर। अब आप खुद सोचो, मैं अगर इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, इधर 10 न्यूटन बल लगा रहा हूं, और उल्टी साइड में इधर की तरफ 8 न्यूटन बल लगा रहा है, तो इधर 10 इधर 8, तो परिणामी कितना होगा 2 न्यूटन, किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो आपने कैसे निकाला 10 - 8, देखना यही आएगा अभी, ठीक। तो थीटा इक्वल टू cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, तो देखना तो परिमाण जो आएगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर हो जाएगा -1, माइनस आगे आ जाएगा, तो आपके पास r का परिमाण कितना हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सदिश a का परिमाण आपके पास होगा a माइनस b। आगे बस में इधर 5 उधर 3, तो 5 - 3 कितना बचा 2, क्या 2 से कम संभव है क्या, नहीं है, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। आगे बात समझ में, और जो अपन इसका एग्जैक्ट पूरा फिजिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सदिश r का परिमाण बराबर सदिश a का परिमाण माइनस सदिश b का परिमाण, और इस पूरे को मॉड में बंद कर देंगे। मॉड में क्यों बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है अब जैसे ये बड़ा है और ये, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, जब भी अपन परिमाण निकालेंगे तो हमेशा क्या निकालेंगे, धनात्मक मान निकालेंगे। तो फैक्ट अगर धनात्मक मान निकालेंगे तो अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपन ने b बड़ा ले लिया ये छोटा ले लिया तो साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, और मुझे परिणाम हमेशा क्या चाहिए, धनात्मक, इसलिए मैंने इसको किसमें बंद कर दिया, मॉड में बंद कर दिया, और ये जो वैल्यू आएगी ये एकदम मिनिमम वैल्यू आएगी। आइए तो इस तरीके से अपन अलग अलग एंगल पर, अलग अलग कोण पर परिणामी सदिश का क्या निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं। आई बस में, तो अपन लोगों ने आज क्या सीखा, अपन लोगों ने दो सदिशों को जोड़ना सीखा। आगे बात सुनने, फिर अपन ने उसका परिमाण निकालना सीखा, और परिमाण कितना है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर अपन लोगों ने उसकी दिशा निकाली, दिशा दोनों सदिशों के सापेक्ष निकाली, एक tan अल्फा से निकाली, एक tan बीटा से निकाली। फिर उसके बाद अपन ने उस सदिश के परिमाण को अलग अलग कोण पे, कि अगर ये दो सदिशों के बीच में कोण इतना डिग्री होगा, इतना डिग्री होगा, इतना डिग्री होगा, तो परिमाण पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में आप लोगों को, तो एक बार अधिकतम मान मिलेगा तो एक बार न्यूनतम मान मिलेगा। आई नहीं आई बात समझ, देखो जल्दी से।